क्या भारत को ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है? यूएस के साथ हमारे रक्षा के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमी बेटर होगी तो आपकी डिप्लोमेसी बेटर होगी। सरकार और सेना के बीच तालमेल किस तरह है? ये सरकार का जो मैंने देखा उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ये बिल्कुल मिलिट्री लाइक है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में युद्ध के तरीके बदल जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ऑन नेक्स्ट लेवल राइट नाउ? नए तरीके तो इजाद हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल उनको स्ट्रेटजी में डवटेल और शामिल करना वो एक प्रोसेस है जो जारी है। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आप बहुत से लोगों से मिले होंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान कश्मीर में जो भी प्लान हुआ, जो भी इनेक्ट किया गया, उन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड जिसको आप बोल सकते हैं, जिनकी सोच था, जिसका नेतृत्व था, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू सुकन्या। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा सर्जिकल स्ट्राइक से रिगार्डिंग कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और हमने कैसे एक्शन प्लान किया पूरा? तो लगभग 10 साल पुरानी बात है, क्योंकि 2016 में जैसा कि आपको याद होगा उस वक्त 18 सितंबर को सुसाइड टेररिस्ट घुसाए हमारे उड़ी कैंप में, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमने 18 सोल्जर्स खोए। उससे कुछ महीने पहले उसी साल पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ था, और ऐसे ही 2-3 और बड़े पैमाने पे टेररिस्ट अटैक हुए थे। तो फिर जब रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर जी आए, बल्कि मेरे ऑफिस में ही सब बातचीत हो रही थी, श्रीनगर में मैं कोर कमांडर था, तो उन्होंने हमारे को इजाज़त दे दी कि हम पार जाके टेररिस्ट ठिकानों पर वार करें और टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो हमेशा टेररिस्ट भेजते रहते हैं, हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं भेजने के लिए। तो हमें पहली बार हमने चाहा कि हम कुछ ऐसा करें कि हम टेररिस्ट को नुकसान पहुंचा सकें। तो वो बाद में जब सर्जिकल स्ट्राइक कहलाती है, वो हमने मल्टीपल लोकेशंस पे जाके ठीक 10 दिन बाद उसी महीने में जो स्ट्राइक्स किए, जो दुश्मन पे टेररिस्ट पे नुकसान पहुंचाया, वो एक पहल थी बॉर्डर के पार जाने की। उसके बाद पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि हमने उसको कितना अपग्रेड कर दिया है। अब ये भारत का रिस्पॉन्स था। गलवान घाटी, जनरल नरवणे और उसके बाद राहुल गांधी, इस पूरे जो घटनाक्रम अभी चल रहा है उस पर आपका क्या नज़रिया है? आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, गलवान घाटी का जो युद्ध हुआ और जितनी टेंशन हुई कुछ महीनों की आसपास के इलाकों में, वो आज से तकरीबन 6 साल पुरानी बात है। जनरल नरवणे ने उस वक्त जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जो काफ़ी चर्चा में रही। उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन ये एक अहम मुद्दा था जो उसके बारे में उन्होंने लिखा। जैसे मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखा है, वो यकीनन अपने टाइम के ऑपरेशन के बारे में लिखा उन्होंने, लेकिन किसी कारणवश वो किताब पेंगुइन से पब्लिश नहीं हुई। और हमारा प्रोसीजर ये है कि एक किताब जब लिखी जाती है तो वो पब्लिशर्स करेक्शन, वो आर्मी हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी स्क्रूटनी होती है। मेरी भी किताब पेंगुइन ने लगभग उसी टाइम पे जनरल रेमिनिसेंस पब्लिश की है, और वो आर्मी हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो उसकी स्क्रूटनी हुई, उसके बाद वो क्लियर हुई, कुछ महीने लगे। जनरल नरवणे की किताब को अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए वो पेंगुइन से पब्लिश नहीं हुई है। जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उस पर चर्चा करना मेरे ख्याल से व्यर्थ है और गलत है, खासतौर से पार्लियामेंट जैसी जगहों पे अगर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट कोई थिंक टैंक नहीं है, तो उसमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। बस बाकी पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी समझ से ये चर्चा ही बेबुनियाद है। अभी हम अगर यूएस ट्रेड डील की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो यूएस ट्रेड डील हुई है, उसमें अगर रक्षा के तौर पर अगर देखें, हम डिफेंस के तौर पर अगर हम देखें, तो उस पर आपका क्या सोचना है और क्या कहना है? देखिए, यूएस के साथ हमारे रक्षा के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग और इंटरेक्शन के लेवल पे हों, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट उनसे खरीदने के लेवल पे हों, तो उसमें हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। अगर ट्रेड रिलेशंस, टैरिफ रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे ना हों तो उस पर डिफेंस पे भी असर पड़ता है। तो एक तरफ तो ये है कि अब ये ट्रेड डील हो गई है, हमारा ट्रेड अच्छा होगा यूएस के साथ, तो बाकी टैरिफ्स की चर्चा ना करते हुए हमारे डिफेंस रिलेशंस में ज़रूर एक फिलिप मिलेगा, यानी इस बढ़ोतरी मिलेगी। और दूसरी तरफ
इससे इंडिया जैसे एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीज़न मैं भी समझ सकता हूँ कि इससे हमारी इकोनॉमिक हालात और इकोनॉमिक डायमेंशन में फ़र्क पड़ेगा, और जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रो होती है तो यकीनन हमारी डिफेंस एलोकेशंस बेटर होंगी। तो ओवरऑल इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है, इससे हमारी डिफेंस, इंडिया यूएस की डिफेंस और इंडिया की डिफेंस क्षमता पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। क्या आप ये मानते हैं कि आज के दौर में व्यापार और अर्थव्यवस्था एक बड़ा हथियार बन चुके हैं? मतलब आज जी। दो देश व्यापार और अर्थव्यवस्था पर लड़ रहे हैं, ना कि बंदूक पर। जी, हाँ बिल्कुल। वो दिन गए जबकि आप सिर्फ सेना को कह सकते थे कि सेना देश की रक्षा कर सकती है, या सेना आर्मी कैन इम्पोज इट्स विल ऑन अनदर कंट्री। आजकल 4-5 पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें इकोनॉमी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ना सिर्फ आप अपनी रक्षा कैपेबिलिटी को बेटर कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे देशों पे लिवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इकोनॉमी बेटर होगी तो आपकी डिप्लोमेसी बेटर होगी, तो आप एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन जो है उसमें भी आप स्ट्रांग हो जाते हो। इकोनॉमी बेटर होगी तो आपकी पॉलिटिकल विल बेटर हो पाएगी। तो ये सारे पहलू उतने ही महत्वपूर्ण रह गए हैं आजकल जितना कि रक्षा का डायमेंशन है। तो ये चारों पांचों पहलू जो हैं ये सब इकट्ठे होने चाहिए, और मैं आज की तारीख में हम देखते हैं कि भारत इन सभी पहलुओं में अच्छा कर रहा है। हम पहले की सरकार की बात करें और आज के सरकार की अगर हम बात करें, तो आप क्या कहेंगे, सरकार और सेना के बीच तालमेल किस तरह है? मैं एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक का मेरे से सवाल पूछा, 2016 की बात है, तो मैं उसका उदाहरण लेता हूँ। मनोहर पारिकर जी, स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी जो रक्षा मंत्री थे, मेरे ऑफिस में थे, वहाँ आए, उसी दिन आए। ये एक अच्छी चीज़ है। उसी दिन 18 सितंबर को जब अटैक हो गया हमारे ऊपर, तो उस दिन आए, ये नहीं कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद। उधर हमने उनसे परमिशन मांगी कि हम पार जाके करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ पर परमिशन दे देंगे। मैं सोचा प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, बाद में हमें हुक्म मिलेगा। उन्होंने वहीं पे हमें परमिशन दे दी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सरकार का जो मैंने देखा, उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ये बिल्कुल मिलिट्री लाइक है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलिट्री टाइप डिसीजन दिए, रिस्क लिया और उसकी ओनरशिप ली। अगले दिन अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने किया है, ये हमने किया है क्योंकि आपने उड़ी किया था। तो मेरे को इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या जो क्षमता है, वो एज ए मिलिट्री मैन काफ़ी अच्छी लगती है। पार्टियों की चर्चा ना करते हुए और आर्थिक व्यवस्था में, डिप्लोमेटिक फील्ड में तो जो बढ़ोतरी हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। हमने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगर किसी ने हमारे देश में घुसकर कोई भी ऐसी हरकत की है तो हमने जवाब दिया, हमने बाकायदा हमला किया है वापस। एक सवाल ये भी है कि अगर हम ये देखें कि आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो? मेरे ख्याल से कोई एक जवाब ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। एज ए मिलिट्री मैन मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है, खतरा नहीं, मैं चुनौती लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। चुनौती ये है कि एज एन एस्पायरिंग पावर, एक उभरती हुई ताकत, हम फॉरेन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते रक्षा के क्षेत्र में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज एक साइबर स्पेस का जो एक साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ये उभरते हुए जो विज्ञान हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें बहुत चुनौतियां हैं। जैसे हमें अपने आप को सक्षम करना होगा। इकोनॉमिक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन की, वो हमें एक ट्रेड डील से और कुछ एक यूरोप ट्रेड डील से नहीं सब कुछ नहीं हो जाएगा। इसको हमें फॉलो थ्रू करना है। हम कर पाएँ इन चुनौतियों को पार और इस ट्रेड डील को कन्वर्ट कर पाएँ। फुटबॉल में जैसे है कि गोल कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब चुनौतियों का एक समन्वय करें तो आई थिंक बात होगी। एक चुनौती की हम चर्चा नहीं कर सकते। आपने अभी टेक्नोलॉजी की बात की, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में युद्ध के तरीके बदल जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ऑन नेक्स्ट लेवल राइट नाउ? सुकन्या, मैं नहीं मानता कि नए नए तरीके आएंगे और नई नई चुनौतियां आएंगी। नए नए तरीके आ चुके हैं।
ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर जो एक अच्छी विक्ट्री माना जाता है, जिसमें 4 दिनों से कम में हमने पाकिस्तान ने सीज़ फायर मांग लिया हमसे, उसमें किसी फोर्स ने दोनों देशों की सेनाओं ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। तो आज ये नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप सोचें कि साथ साथ में आपका रेलवे ग्रिड पैरालाइज हो जाए, बैंकिंग पैरालाइज हो जाए, वो साइबर अटैक्स हो रहे हैं और ये सब चीज़ें होंगी। तो नए तरीके तो ईजाद हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल, उनको स्ट्रेटजी में डवटेल और शामिल करना, वो एक प्रोसेस है जो जारी है। और आने वाले समय में हम एक बिल्कुल नए टाइप का युद्ध देखेंगे। पहले लड़ाई में सेना को टारगेट करती थी और कोलैटरल डैमेज हम उसे बोलते थे कि अगर सिविलियन टारगेट हो जाए। अब आने वाले समय में और होने लग गया है कि सिविलियन टारगेट पहले होते हैं। अगर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर हाईजैक किया जाता है, अगर कोई मार्केट में ब्लास्ट होता है, अगर साइबर अटैक बैंकिंग में होते हैं, अगर रेलवे ग्रिड को पैरालाइज किया जाता है, तो आप देखिए तो टारगेट क्या है, इस असैन्य टारगेट है, नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो ये शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और हमें इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या भारत को ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा अग्रेसिवली सामने वाले इंसान को या फिर सामने वाले देश को जवाब देने की ज़रूरत है? मेरी समझ से हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमें एग्रेसिव नहीं होना है और हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। और ये कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, ये भरोसा अपने ऊपर पैदा करना चाहिए, ये काबिलियत पैदा करनी चाहिए कि हम आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं और जहाँ कमी है हम वो कैपेबिलिटी पैदा कर रहे हैं और उसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो हालांकि मैं कहता हूँ कि एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हर कदम पे हमें एग्रेशन नहीं दिखाना है। यूएस ट्रेड डील में लीजिए, कितनी स्टेटमेंट आई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, कितने क्या कुछ कहा गया यूएस लीडर की तरफ से। इंडिया ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, कोई सनसनीखेज स्टेटमेंट नहीं दी। और अब इतने महीनों के बाद आखिर फिर यूएस ने ही डायल डाउन करके हमसे ट्रेड डील की। तो हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बैलेंस्ड रहना चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े तो फिर एग्रेशन से चूकना मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, उन्होंने ऐसा घिनौना अटैक किया पहलगाम में, तो हमने कहा कि हम बदला लेंगे, यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बदला लेंगे और कुछ दिनों बाद किस टक्कर का बदला लिया वो तो पूरा विश्व देख चुका है। तो मेरी समझ से ये हमारा स्टैंड होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, काफ़ी सारे युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप एक संदेश देना चाहें, उन्हें एक बात कहना चाहें, तो वो क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, मैं कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, यूथ एंगेजमेंट करता हूँ, तो हमेशा यही देता हूँ, तो सुना भी होगा किसी ने। मैं यही कहना चाहता हूँ आज की युवा पीढ़ी को। आपने कहा कि जो सेना में आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यू डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री। आर्मी में आना ही ज़रूरी नहीं है देश सेवा के लिए। आप देश की सेवा कर सकते हैं एक अच्छा नागरिक बनके, आप देश की सेवा कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कीजिए। द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया नीड्स ऑल द स्किल सेट्स, हमें सारे स्किल सेट चाहिए। तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कीजिए और अच्छा नागरिक बनिए। बहुत मुश्किल है अच्छा नागरिक बनना। चूज द हार्डर राइट ओवर द ईजियर रॉन्ग। और अगर आपके दिमाग में एक सोल्जर के लिए रिस्पेक्ट है तो फिर एक अच्छा नागरिक बनिए। बी अ सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।